नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 63rd बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, जो कि 2018 में हुआ था, उसके केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं सब्जेक्ट वाइज हर साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स का भी वीडियो बना रहा हूँ। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें, और प्लेलिस्ट चेक करने के बाद वीडियोज़ देखें। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आगे के वीडियोज़ भी आपको रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आए थे 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स में, और उन 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स यूज इन क्लॉक्स। क्लॉक में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है स्टूडेंट्स? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SiO2, ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो क्वार्ट्ज में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है। क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना होता है, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही अलग नाम है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, 9-10 जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है अच्छे से वो उन लोगों के लिए इजी क्वेश्चन है। ब्रोमीन पूछ रहा है, एक कलरलेस गैस है क्या? तो नहीं। ब्राउन लिक्विड है क्या? ब्राउन सॉलिड है क्या? तो नहीं। देखिए ब्रोमीन सबसे पहले तो ये लिक्विड है, ठीक है, तो ये एक रेड लिक्विड है, गैस नहीं है, रेड लिक्विड है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैसेज यूज्ड इन वेल्डिंग आर। देखिए वेल्डिंग क्या होता है? जैसे हम लोग का घर है, ठीक है, तो हम लोग घर में अगर खिड़की टूट गया, या फिर हम लोग कोई भी मेटालिक सामान, कोई रॉड टूट जा रहा है, कुछ भी टूट जा रहा है, तो उसको फिर से अगर हम लोग को जोड़ना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग वेल्डर के यहाँ ले जाते हैं। वेल्डर क्या करता है कि उसको वेल्डिंग करके जोड़ता है, ठीक है। तो जोड़ते हुए क्या करता है कि वो सबसे पहले उसको गर्म वेल्डर से क्या करता है कि उस पर वो कुछ मटेरियल लगाता है, ठीक है ना, वेल्डिंग करता है, हीट करता है उसको, और हीट करने के बाद दोनों को ज्वाइंट, मतलब बीच में एक ब्रिज की तरह दोनों को ज्वाइंट कर देता है। अगर ये रॉड हुआ तो यहाँ पे वेल्डिंग करके ये दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद ये क्या करता है कि उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता है। तो फिर ठंडा होने के बाद वो एकदम मजबूत जोड़ हो जाता है, ठीक है। तो वेल्डिंग यही होता है। तो वेल्डिंग करने के लिए जो हम लोग गैस यूज़ करते हैं, आप कभी जाइएगा वेल्डिंग वाले के पास तो पूछिएगा कौन सा गैस यूज़ करते हैं। तो जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं वो गैस होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। वेल्डिंग में हम लोग कौन सा गैस यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स हैव अ कोटिंग ऑफ। देखिए जो आयरन पाइप्स होते हैं, अगर उन लोग को हम लोग गैल्वेनाइज करना है, डैट मीन्स कि हम लोग को रस्टिंग से बचाना है। आयरन पाइप्स में रस्टिंग हो सकता है, ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आने से वो क्या होगा कि उसमें रस्टिंग लगेगा, जंग लगेगा। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जनरली उसको गैल्वेनाइज करते हैं। तो गैल्वेनाइज करने के लिए हम लोग को ज़रूरत होता है एक मेटल का, ठीक है। तो किस चीज़ का कोटिंग हम लोग करेंगे? तो हम लोग जिंक का करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। गैल्वेनाइजेशन के लिए हम लोग जिंक का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज। देखिए सबसे पहले विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिस्पर्सन से क्या होता है कि व्हाइट लाइट जब डिस्पर्स होता है वो तो 7 कलर में चेंज होता है, रेनबो वाला 7 कलर। और वो 7 कलर कौन होता है? VIBGYOR, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर में चेंज होता है। तो ये 7 कलर ही आपका विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि उसका वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ पूछ रहा है। तो देखिए वेवलेंथ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सब जगह एंगस्ट्रम लिखा हुआ है। तो एंगस्ट्रम क्या है? तो एंगस्ट्रम आपका वेवलेंथ निकालने के लिए यूनिट होता है, ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट होता है, या फिर बोलिए कि लेंथ मेजर करने के लिए एक यूनिट है। तो एक एंगस्ट्रम आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो लेंथ का ये बहुत ही छोटा यूनिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था कि विजिबल स्पेक्ट्रम का कितना हो जाएगा। तो विजिबल स्पेक्ट्रम का होता है, जनरली आप कोई भी बुक में देखिएगा तो 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पे इससे सबसे क्लोज वैल्यू इसका हम देख रहे हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है? 3900 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया।
मैं आपको बता दूं कि जो रेड कलर है उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है और वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है। तो वायलेट से रेड की ओर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो वेवलेंथ आपका, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो बढ़ते चला जाता है। और रेड से हम लोग वायलेट की ओर जाएंगे तो इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मतलब वायलेट का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी और सबसे कम वेवलेंथ, उसी तरह रेड का सबसे कम फ्रीक्वेंसी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्जेंट्स यूज फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स। हम लोग जो अपने घर में कपड़े साफ करते हैं तो उसमें डिटर्जेंट का यूज करते हैं, सर्फ का यूज करते हैं, बहुत सारा कंपनी का आपका आता होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कौन सा डिटर्जेंट में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बिस्मथेट्स और सल्फोनेट्स। तो डिटर्जेंट्स में जो पाया जाता है वो सल्फोनेट पाया जाता है। ठीक है, आपके घर में जो कपड़े साफ होते हैं उसमें जो डिटर्जेंट पाया जाता है वो सल्फोनेट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द एलिमेंट एक्सक्रेटेड थ्रू ह्यूमन स्वीट इज। देखें, एलिमेंट एक्सक्रेटेड थ्रू ह्यूमन स्वीट मतलब ह्यूमन के मानव पसीना से कौन कौन सा एलिमेंट बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है। तो देखिए सल्फर भी निकलता है, मैग्नीशियम भी निकलता है, आयरन भी निकलता है, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ आपका निकलता है ह्यूमन के पसीना से। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या निकलता है। तो सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, इन सब के अलावा आपका सोडियम भी निकलता है। ठीक है, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग का कॉपर भी निकलता है जिसको हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। फिर हम लोग का क्रोमियम भी निकलता है जिसको हम लोग Cr से डिनोट करते हैं। निकेल भी निकलता है जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और पोटासियम भी निकलता है जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं। तो बहुत सारा एलिमेंट सर्वत्र मात्रा में निकलता है। ठीक है, तो इसमें मोर देन 1 हो गया आंसर, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल इज केमिकली, ब्लू विट्रियोली का केमिकल नेम क्या है? तो वो है कॉपर सल्फेट। ठीक है, ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट का जो कॉमन नेम है वो ब्लू विट्रियोल है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नीला ठोठा। ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CuSO4। ठीक है, इंटू 5H2O कर देंगे तो ये क्या हो गया? ब्लू विट्रियोल। मतलब कि ये CuSO4 जो है आपका वो वाटर में सोल्यूबल है। यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि ग्रीन विट्रियोल भी होता है। ठीक है, तो ग्रीन विट्रियोल किसको बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल हम लोग आयरन सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ब्लू विट्रियोल हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट को और ग्रीन विट्रियोल हम लोग बोलते हैं आयरन सल्फेट को। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रियोल आयरन सल्फेट। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम इज कॉल्ड। तो जो एक मान के चलिए कि एटम हुआ, ठीक है, एक एटम होता है, उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव पार्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है, फिर उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होता है या सेल बोलिए। तो ये जो पार्ट होता है बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स है, तो इन ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है, दूसरा में कितना होगा? 8 है। पहला में 2, दूसरा में 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग तो ये समझ गए कि अंदर वाला जो है, बीच वाला जो पार्ट हो गया सेंटर पे, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो उसमें क्या था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है आपका? न्यूट्रॉन आपका इस पे चार्ज 0 होता है, मतलब न्यूट्रल होता है ये। ठीक है, प्रोटॉन होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर में रिवॉल्व करते हैं उस पर कितना चार्ज होता है। तो वो आपका एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो मतलब कि प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी होता है,
अंतर बस ये है कि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन के केस में और पॉजिटिव होता है प्रोटॉन के केस में। एक बात और मैं बता दूं कि जितने प्रोटॉन्स होंगे एटम के अंदर, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा प्रोटॉन एटम का। जैसे कि अगर हम लोग सोडियम ले तो सोडियम में कितना होता है प्रोटॉन? सोडियम में आपका 11 प्रोटॉन होता है। सोडियम के लिए 11 प्रोटॉन होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो Z है वो कितना हो जाएगा? 11 ही होगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। यहाँ पे मैं आपको एटॉमिक मास भी बता देता हूँ। तो एटॉमिक मास क्या होता है? N+P, मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा दोनों का एडिशन हो जाएगा, वो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम में कितना होता है? 12 न्यूट्रॉन और 11 प्रोटॉन होता है, तो 23 इसका होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि कोई ऐसा एलिमेंट बताइए जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन में क्या होता है कि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक प्रोटॉन हो गया और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो एटॉमिक मास 1 हो गया तो N+P=1 और प्रोटॉन हम लोग का 1 है, बराबर 1 होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन तो 0 ही होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द कन्वर्सेशन। यहाँ पे लिखा है, कन्वर्सेशन नहीं होगा एक्चुअली, ये होगा कन्वर्शन। द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, मतलब सॉलिड से हम लोग को, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग सॉलिड है, जैसे आइस ही है हमारे पास, तो आइस से क्या बनेगा? आइस है हमारे पास, तो आइस से पहले हीट करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेगा, मतलब कि गैस बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना है, बीच में वाटर लिक्विड नहीं आना चाहिए, तो वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, सॉलिड से जो डायरेक्ट गैस में चेंज होता है, कन्वर्सन होता है, उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। अब सब्लिमेशन का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो सब्लिमेशन का हम लोग एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं? आप जब भी देखते होंगे आरती वगैरह होता है तो उसमें कपूर यूज किया जाता है, या फिर बोलिए इसको इंग्लिश में हम लोग नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल जब हम लोग बोलते हैं उसको, तो उसको जब हम लोग जलाते हैं, उसको हीट करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो रहा है, राइट? लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म से गैस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक नेफ्थलीन बॉल, या हिंदी में बोलिए कपूर। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हो गया सब्लिमेशन का। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। देखिए इंसुलिन बोल रहा है, इंसुलिन क्या चीज़ से रिलेटेड होता है आपको याद होगा। अभी अधिकतर लोगों के घर में शुगर का बीमारी है, डायबिटीज़ का बीमारी अधिकतर लोगों के घर में हो गया है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? उसी डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और शुगर में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, शुगर में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इंसुलिन किसको कंट्रोल करेगा? कार्बोहाइड्रेट को करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। इसलिए दोस्तों अगर आप खाना में आहार लेते हो, मतलब आप डाइट लेते हो, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए, सारा चीज़ प्रचुर मात्रा में लीजिए। अगर जितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन भी लेना है, उसी के अकॉर्डिंग फैट भी लेना है, न्यूक्लिक एसिड भी लेना है, विटामिन भी लेना है, मिनरल्स भी लेना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ रोटी चावल ही खाते जा रहे हैं, हरा सब्जी भी खाना है। ठीक है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे ज़िंदा नहीं रहना है, दाल भी खाना है जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर हरा सब्जी भी खाना है और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सब खाना है। ठीक है, तो ये सब वो रखिएगा, तो आपको इंसुलिन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा एक्सटर्नल इंसुलिन का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपने मेटाबॉलिज्म को, यानी कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो इंसुलिन का क्या काम है कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है द एंटीबायोटिक अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन है आपके पेंसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल और सल्फाडायाजिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एंटीबायोटिक क्या होता है कि एंटीबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक केमिकल सिंथेसिस के द्वारा पार्टली या फिर पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, पार्टली या होली प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये जो एंटीबायोटिक होगा, इस एंटीबायोटिक का जो लो कंसनट्रेट है, अगर हम लोग इसको लो कंसनट्रेशन में ले तो ये क्या करेगा कि अगर हमारे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है,
हमारे अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोक रहा है, ठीक है, या उसको उल्टा पुल्टा कर रहा है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को, तो उसके ग्रोथ को रोकता है। कोई हम लोग के अंदर अगर बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, बैड माइक्रोब्स हो गया जो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, तो उसके ग्रोथ को या तो ये रोकता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक का क्या काम हो गया कि या तो इसका एक किलिंग इफेक्ट है, मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, या फिर उसको इनहिबिट करेगा, मतलब उसको रोकेगा, उसके ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें तो एंटीबायोटिक के कुछ एग्जांपल्स आपका क्या हो गया, पेंसिलिन हो गया, ठीक है, पेंसिलिन होता है। फिर आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है सल्फाडायाजिन, ये भी आपका क्या है, एंटीबायोटिक एग्जांपल्स है। इसके साथ साथ और भी आपको हम एग्जांपल बताते हैं। एक होता है क्लोरम फेनिकॉल, ये भी आपका एंटीबायोटिक एग्जांपल हो गया। फिर आप देखे होंगे कि ऑफ्लोक्सासिन, ये भी आपका एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ए और डी मोर देन वन हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ठीक है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल क्या है। तो देखिए एंटीबायोटिक के अलावा एक और होता है टर्म, उसको हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है, एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स क्या होता है कि वो जो हमारे अंदर किसी भी कारण अगर हमारे अंदर दर्द होता है, ठीक है, हमारे अंदर अगर हमारे शरीर के अंदर दर्द होता है किसी भी कारण, बस किसी भी पार्ट में अगर दर्द हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने में क्या हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में, एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये पेन को रिड्यूस करता है, पेन को या तो रिड्यूस करेगा या एवोल्यूस करेगा, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स का काम होता है कि पेन को रिड्यूस करेगा, एवोल्यूस करेगा, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि इसका फ़ायदा ये है कि इसका कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट होता नहीं है, मतलब ये आपको कॉन्शस, मतलब ऐसा नहीं कि वो नींद आने लगेगा, ठीक है, या फिर मेंटल कन्फ्यूजन होगा या पैरालिसिस वगैरह, ये सब कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। तो इसका एग्जांपल क्या है, पैरासीटामोल है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को दर्द वगैरह होता है कुछ भी, तो पैरासीटामोल लेना थोड़ा सेफ होता है। तो पैरासीटामोल लीजिए या एस्पिरिन लीजिए, तो ये सब क्या होता है, एनाल्जेसिक्स होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है, क्योंकि पेंसिलिन और सल्फाडायाजिन दोनों एंटीबायोटिक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली कार्बोहाइड्रेट। मतलब अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया है वीट दिया है, बार्ली दिया है, मेज दिया है या राइस दिया है, ठीक है, मेज दिया है, राइस दिया है, तो इसमें पूछता है कि मोस्टली कार्बोहाइड्रेट कौन है। तो चावल है, चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, इन सब में चावल ही है जिसमें मोस्टली आपका प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के और क्या क्या सोर्स है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपके हो सकते हैं, ब्रेड हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं, मिल्क हो सकते हैं, पॉपकॉर्न, पोटैटो, कुकीज़, स्पैगेटी, सॉफ्ट ड्रिंक्स या कॉर्न, ये सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट को अपने दिन के खाना में संतुलित मात्रा में लेना है, बैलेंस्ड फॉर्म में लेना है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं राइस में और क्या होता है। तो राइस में अधिकतर क्या होता है, अधिकतर कार्बोहाइड्रेट होता है और थोड़ा सा प्रोटीन होता है। इसमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है और फैट तो इसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन राइस इसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 14, द हैवीएस्ट मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। देखिए इसमें जो आपको ऑप्शन दिया है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और प्लेटिनम, तो इसमें सबसे जो हैवीएस्ट मेटल है वो प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम के बारे में हम लोग जानते हैं, प्लेटिनम क्या है कि ये वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब ये और दूसरे के साथ कम रिएक्ट करता है, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में ये प्लेटिनम आता है, राइट। क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, आपके ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, आयरन एंड निकेल, फिर आपका है आयरन एंड क्रोमियम, फिर आपका कॉपर एंड क्रोमियम, फिर है आयरन एंड जिंक। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, स्टेनलेस स्टील, ये पूछ रहा है कि ये किसका अलॉय है। अलॉय क्या होता है कि दो या दो से अधिक
एलॉय क्या होता है कि दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला के हम लोग बनाते हैं एलॉय, ठीक है। तो उसमें हम लोग को देखना है कि किस किस एलिमेंट से बना हुआ है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो उस चीज़ का हम लोग आंसर हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्टेनलेस स्टील होता है वो बहुत सारे एलिमेंट से बना होता है, जैसे कि इसमें क्रोमियम होता है। क्रोमियम कितना परसेंटेज होता है? 10.5% होता है। इसमें कार्बन होता है लेस देन 1.2%, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें और क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, मैंगनीज होता है, फिर इसमें सिलिकॉन होता है, निकेल होता है। तो इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब से बना होता है। तो आप अगर ऑप्शंस पे ध्यान देंगे तो इसमें आयरन है, इस पर भी आयरन है, क्रोमियम, कॉपर एंड क्रोमियम, आयरन एंड जिंक। तो कोई एक इसका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए नन ऑफ द अबव हम लोग कर देते हैं। तो ई इसका सही आंसर हो गया। फिर हम लोग अगर अगला क्वेश्चन देखें, टू प्रोटेक्ट बोन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम लोग पीओपी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O, ठीक है। मतलब वाटर कितना मोल होता है? 2 मोल होता है। और ये बना किस चीज़ से होता है? ये बना होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। हाफ H2O, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, ठीक है। तो इसमें हम लोग वाटर CaSO4.हाफ H2O में हम लोग वाटर मिला देते हैं, तो फिर क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O बन जाता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपका पैर टूट गया, ठीक है, तो आप देखते हो कि आपका चूना लगाया जाता है ना, तो वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है एक्चुअली। उससे क्या होता है कि हम लोग जो बोन हम लोग सही जगह पे उसको फिक्स कर सके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4.2H2O, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसलिए इसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा? जिप्सम होगा, राइट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइड्रोजन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय ए डबल बॉन्ड एज एन इज कॉल्ड एज एन। देखिए जिसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसमें भी कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन बोलते हैं। उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्कीन बोलते हैं। जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, जिसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्काइन। और जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन एटम जुड़ा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अल्केन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए अल्केन, डबल बॉन्ड के लिए अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अल्काइन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, अल्कीन दिया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया डबल बॉन्ड के लिए, राइट। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। विनेगर का केमिकल नेम क्या होता है? विनेगर आपका कॉमन नेम है, किसका है? एसिटिक एसिड का कॉमन नेम है, ठीक है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा CH3COH, ठीक है। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसिड यूज्ड इन कार बैटरी। कार बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसको, वो कौन सा एसिड होता है? तो वो होता है दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बोला है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? इसको हम लोग HCl बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपके पेट में पाया जाता है, ठीक है। HCl आपका पेट में ये प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और एसिटिक एसिड ऊपर मैंने बताया कि एसिटिक एसिड को विनेगर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो इसका आंसर क्या था? डी था, 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोग का, द गैस विच कम्स आउट ऑन ओपनिंग अ सोडा वाटर बोतल। एक सोडा वाटर बोतल जब भी आप खोलते होंगे तो देखते होंगे इफर्टविसेंस, ऊपर की तरफ वो कुछ हवा निकलता है, ठीक है, गैस निकलता है। तो वो कौन सा गैस होता है? वो आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। 20 क्वेश्चन 63rd BPSC में आए थे केमिस्ट्री के, तो 20 के 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, ताकि आगे भी जो वीडियो आते रहेंगे उसका सही समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके तो उन लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।